Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. चल, let's start with the topic. Topic का नाम है next agricultural sector. At that time, what was the condition of agriculture sector in our country? ठीक है, हमारे देश में क्या थी? तो सबसे पहले लिखा है Indian agriculture became backward, stagnant and non-vibrant under the British rule. क्या लिखा हुआ है? Backward, पिछड़ी हुई थी. कैसी थी? पिछड़ी हुई. पिछड़ी हुई. Backward, stagnant मतलब होता है रुका हुआ, रुकी हुई थी. ठीक है. एंड नॉन वाइब्रेंट अंडर द ब्रिटिश रूल, मतलब कोई भी उसमें तेजी नहीं या कोई भी हलचल नहीं दिख रही थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ब्रिटिश रूल के समय हमारे यहाँ का एग्रीकल्चरल सेक्टर इट वाज मतलब लाइक बस चल रहा है, बस खेती किसानी हो रही है, ना ही इसमें हमें प्रॉफिट था ना ही कुछ था. सिर्फ लोग अपना पेट पालने के लिए अनाज को जनरेट कर रहे थे दाज से. ठीक है. वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन, जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन पूरा ही कंज्यूम हो जा रहा था. मतलब वी डोंट हैव, जैसे एज प्रेजेंट वी हैव एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सुना एफसीआई का नाम? सुना. फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है? आपने लास्ट टू लास्ट ईयर 10th क्लास में एक और चैप्टर पढ़ा होगा जहां पे आपने पढ़ा होगा राशन कार्ड के बारे में. राशन कार्ड के बारे में पढ़ा था. राशन कार्ड में आपने क्या पढ़ा था? बीपीएल कार्ड होल्डर को क्या मिलता है? खाना मिलता है. खाना मिलता है का मतलब क्या है? अनाज मिलता है एट वेरी चीप रेट, बहुत कम रेट में, बहुत सस्ते दामों में क्या मिलता है? ये सारी चीजें मिलती है मंथली बेसिस पर. तो कैसे मिलता है? गवर्नमेंट खरीदती है किससे? किसानों से, और उसे बफर स्टॉक करके रख लेती है. वो किसके द्वारा रखा जाता है? बाय द एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है. और फिर उसे क्या किया जाता है? वाया राशन कार्ड, राशन की शॉप से दिया जाता है लोगों को. हमारे यहाँ इस समय कोई एक्यूमुलेशन नहीं होता था, प्रोडक्शन ही बहुत कम था. प्रोडक्शन क्यों कम था? कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं था. मॉडर्नाइजेशन इन व्हाट? मॉडर्नाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है. इस समय तक हमारे यहाँ क्या नहीं आया था? HYV सीट का नामो निशान नहीं था. ठीक है. हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी. नॉट इवन ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं नहीं आई थी इस समय. ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में आई थी. अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन से याद आया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? सुने हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में? नॉर्मन बोरलॉग, ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है. बट फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कैसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन. याद रहेगा. MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. भारत में जनक ग्रीन रेवोल्यूशन का कैसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन. और वर्ल्ड में टोटल इनिशियली जिसने दुनिया में पहली बार ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आया था उन्हें कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग. ग्रीन रेवोल्यूशन में था क्या? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड का इंट्रोडक्शन हुआ था. व्हाट वाज HYV सीड? हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स. समझ आ रहा है? इसी समय यूरिया आया था. यूरिया क्या है? एक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीजों का आगमन हुआ था, लेकर आए थे. जिससे क्या हुआ? हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी. प्रोडक्टिविटी इन व्हाट? प्रोडक्टिविटी इन द लिमिटेड एरिया ऑफ फार्म. एक फार्म में जहां पे आज 500 केजी या 100 केजी अनाज हो रहा था, उसी फार्म में अब 250 केजी अनाज होने लगा. बढ़ा ना? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. तो ये सारी चीज कब आई? जब हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया. यहाँ तो कोई डाउट? अब हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. व्हाट इज अंडर अनएम्प्लॉयमेंट? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का एक और नाम है जिसे आप कहते हो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट? जब भी हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट वाला किसी इंडियन इकोनॉमी में, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है? सुन ले. नाम के लिए यू आर एम्प्लॉयड बट इन एक्चुअल आपके पैसे से हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही है. इसे कहते हैं कि अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट. एक ऐसी एम्प्लॉयमेंट जहां पे नाम के लिए तो आप एम्प्लॉयड हो लेकिन वहां से आपको पैसे इतने नहीं मिल रहे हैं कि आपका जीवन स्तर बढ़े या हमारी जीडीपी में कुछ ग्रोथ हो. फॉर द सेक ऑफ नेम यू आर एम्प्लॉयड बट एक्चुअली यू आर अनएम्प्लॉयड. ये कब होता है? एक छोटे एरिया में, इस छोटे एरिया में काम करने के लिए 5 लोग चाहिए, लेकिन यहां पर काम कितने लोग कर रहे हैं? यहां पे काम कर रहे हैं 5 की जगह कितने?
5 की जगह काम कर रहे हैं 10 लोग। अब इस एरिया में चाहे 10 लोग काम करें या 5 लोग काम करें, अनाज कितना निकलेगा? एक फिक्स क्वांटिटी, लेट से 100 केजी, 100 केजी लेट से राइस इसमें जनरेट होगा। ठीक है, 100 केजी इसमें राइस जनरेट होगा अगर 5 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग काम कर रहे हैं तो भी यहाँ पे कितना राइस जनरेट हो रहा है? 100 केजी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये 5 जो एक्स्ट्रा अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनकी यहाँ पे जरूरत है? ये 5 इस लैंड की जगह कहीं और जाकर काम करेंगे तो दे विल गेट सैलरी। इनको सैलरी मिलेगी तो हमारी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। जब हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो हमारी जीडीपी क्या होगी? बढ़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके देश की जीडीपी इन ऑल बढ़ेगी। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये चीज कहलाती है क्या? अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में आज भी सबसे ज्यादा किसमें है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। किसमें है? एट प्रेजेंट ऑल्सो सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट कहां देखने मिलता है? यहीं पर। हमारे देश में आज भी सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है एग्रीकल्चर सेक्टर में, लेकिन वहां से जो जीडीपी में उसका एक्युमुलेशन है फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, इट्स कम ऑन द सेकेंड साइड। ठीक है, जब सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अभी बताया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत कम था हमारे यहाँ पर। ठीक है, सब डिवीजन ऑफ लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग का क्या था? सब डिवीजन मतलब क्या? एक बहुत बड़े लैंड को टुकड़ों में तोड़ के रखा था और छोटी छोटी सी जमीन किसके पास थी? लोगों के पास। टुकड़ों में जमीन तो थी, साथ ही क्या था? पैचेस में। लेट्स से मेरी जमीन यहां पर है और यहां से 10 हेक्टेयर दूर मेरी दूसरा एक पैच ऑफ लैंड है, तो आई कैन नॉट कल्टिवेट आई कैन नॉट कल्टिवेट एनीथिंग जिसको मैं ज्यादा तादाद में उगा सकूं एक पर्टिकुलर जगह में। आप ये सोचो, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है एक ही साथ, आप उसमें ज्यादा अच्छे से कल्टीवेशन कर सकते हो, या 1 हेक्टेयर आपके पास टोटल जमीन है लेकिन पैचेस में अलग अलग जगह कर सकते हो उसमें ज्यादा खेती? ये आपकी प्रोडक्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो दिस इज व्हाट देयर इन दैट पर्टिकुलर टाइम। उसके अलावा क्या था? इंडियन एग्रीकल्चर वॉज प्रिमिटिव एंड स्टेगनेंट। हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो रुकी हुई थी। स्टेगनेंट मतलब इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही थी। प्रिमिटिव, ऑल द टूल्स जो पहले हम यूज करते थे वही टूल्स हमारे चल रहा था, कोई भी इसमें क्या नहीं था? मॉडर्नाइजेशन वॉज नॉट देयर इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, द मेन कॉज ऑफ स्टेगनेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एज फॉलोज। रुकी हुई जो हमारी जीडीपी में इसका परसेंटेज था, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर का, इट इज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर फैक्टर। सबसे पहला आता है लैंड टेन्योर सिस्टम। अभी लैंड टेन्योर सिस्टम क्या होता है? दैट विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। दूसरा होता है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम के अलावा आपने तीनों सिस्टम पढ़े होंगे, महलवारी सिस्टम एंड रैयतवारी सिस्टम। तो इन तीनों चीजों को हम डिटेल में देखेंगे ये होते क्या है। ठीक है, एक होता है महलवारी सिस्टम, एक होता है रैयतवारी सिस्टम। उस समय प्रिमिटिव हमारे यहाँ जो होता था दैट वाज फेमस वाज जमींदारी सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे यहाँ क्या कर दिया गया था? एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया था। कमर्शियलाइज मतलब वो चीजें उगाई जाती थी ज्यादा जिसको बेच के फायदा मिलता है, लेकिन किन्हें? नॉट टू द फार्मर्स बट टू द ब्रिटिशर्स। जैसे आपने पढ़ा होगा ओपियम और इंडिगो और टी, ये सारी चीज कौन उगाता था? कल्टीवेट करवाते थे ब्रिटिशर्स बाय द फार्मर्स, और उनको आउटपुट बहुत कम मिलता था। तो एट द एंड फार्मर को ही अनाज खरीदना पड़ता था अपना पेट भरने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका पार्टीशन ऑफ द कंट्री। जब हमारे देश का पार्टीशन हुआ था उस समय भी हमारे यहाँ से बहुत सारी चीजें चली गई थी। बहुत सारी चीजों से मेरा मतलब है, आप देखेंगे एट प्रेजेंट जो हमारे गेहूं का और राइस का सबसे बड़ा एरिया था जहां पे सबसे ज्यादा गेहूं और राइस होता था, वो प्रेजेंट है पाकिस्तान में चला गया। समझ में आया? गेहूं जहां पे सबसे ज्यादा होता था, क्यों? वहां की जो जमीन है दैट्स वेरी मच गुड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। समझ आ रहा है? दीज ऑल आर द थिंग जिसे हम डिटेल में अभी देखते हैं। एग्रीकल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी देश में। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द फूड सिक्योरिटी टू द कंट्री। फूड सिक्योरिटी नाम का एक चैप्टर आपने क्लास 10 पढ़ा है, जिसमें मैंने आपने पढ़ा होगा रिलेटेड टू एफसीआई, रिलेटेड टू राशन कार्ड, रिलेटेड टू बीपीएल कार्ड, वो सारी चीजें ही फूड सिक्योरिटी में पढ़ेंगे। जो एफसीआई हमारे यहाँ देखता है पूरा। एफसीआई किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ऑल्सो इट इज अ बैकबोन फॉर मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। कई सारी इंडस्ट्रीज की बैकबोन है भाई। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल कहां से आता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एट मोस्ट या ऑलमोस्ट 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसलिए तो हम बोलते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी। कैसी थी?
एग्रेरियन इकोनॉमी थी, कब? एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल या एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर आता है इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर सॉ नो ग्रोथ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं मिली भाई। प्रोडक्टिविटी वॉज स्टैग्नेंट, प्रोडक्टिविटी रुक गई थी, जितना हो रहा था उतना ही या उससे कम हो रहा था, ठीक है। इनफैक्ट इट वॉज डिटोरिएटिंग, डिटोरिएटिंग मतलब और ज्यादा बर्बाद होते जा रही थी, और ज्यादा बेकार होते जा रही थी। द टोटल आउटपुट इंक्रीज बाय 0.5%, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस स्लाइड्स। Farm output from 1891 to 1947 was not more than 0.11%। ये बहुत कम परसेंटेज है। इस ईयर से इस ईयर तक अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 50 साल में आपने देखा कि आपके यहाँ का फार्म प्रोडक्शन कितना होता था, 0.11%, ठीक है। तो कंडीशन हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की थी बहुत ज्यादा वाहियात थी। नाउ मेनी रीजंस वर बिहाइंड दैट, बट प्रोमिनेंट वर द लैंड सेटलमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी पढ़ना है हमको, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन फार्मिंग बाय द ब्रिटिश फॉर देयर बेनिफिट। अभी बताया वो बेनिफिट क्या था, कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, ओपियम, टी, फॉर व्हाट? फॉर commercializing purpose. Commercializing means to sell it in a good price and earn money। लेकिन पैसा कौन अर्न करता था? ब्रिटिशर्स। फार्मर को तो बहुत कम रकम दी जाती थी जिससे वो अपना अनाज खरीदते थे, वो भी नहीं खरीद पाते थे अपने जीवन यापन के लिए। Getting what I'm saying? So in the जमींदारी system the real benefit of the agriculture went straight to the hands of जमींदार। अभी जमींदार कौन होते हैं? As the name suggests, जमींदार, जमीन का ओनर, द रियल ओनर ऑफ द जमीन, जिसे उस समय कहा जाता था। जैसे आज आप बोलते हो लैंडलॉर्ड, सुनते हैं, जमीन का असली मालिक। तो जमीन का मालिक एक होता था, जिसे आप बोल देते थे पूरे गांव, पूरा कस्बा में के अंदर जितनी भी जमीन आती है वो किसके अंडर में है? इसी एक इंसान के अंदर, जो सबसे रईस होता था, ठीक है। इसे किसने जमींदार बनाया था? किसने इसको ये पावर दिए थे कि तुम सबसे टैक्स कलेक्ट करोगे? ये ब्रिटिशर्स ने दिए थे। नाउ दैट जमींदार विल गोइंग टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स and he will going to give the tax to the government। गवर्नमेंट उस समय कौन थी? ब्रिटिशर्स। और बाकी जो बचा है वो किसका? मेरा। अपार्ट फ्रॉम दैट, उस पर्टिकुलर गांव में जितना भी एरिया उसके अंदर आता है, उसके सारे पावर, रेवेन्यू कलेक्शन के पावर किसको दे दिए जाते थे? टू द जमींदार। गवर्नमेंट को अपने किससे मतलब है? टैक्स से। उसने अपना टैक्स लिया, उसके बाद एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर विलेज विल बी सीन बाय whom? That particular zamindar, means he is the overall controller of revenue for that particular region। तो वो क्या करता था? हर किसी किसान को क्या करता था? दबाता था, काम कराता था। फिर वहां पे आता है क्या? स्लेवरी सिस्टम एंड मेनी मोर थिंग्स। समझ आ रहा है? फिर लोग, किसान क्या करते थे? किसान आपके पास क्या आते थे? लोन लेने के थे। लोन किससे लेंगे वो? दे कम फॉर लोन टू whom? टू द जमींदार। अब जमींदार के पास जब वो लोन लेने आएगा तो जमींदार क्या करता था? एट अननेसेसरी, अनवांटेड, किसी भी प्राइस से वो क्या करता था? इंटरेस्ट पे आपको लोन देता था, जिसको आप चुका नहीं पाते थे। आने वाले समय वो जमीन भी किसकी हो जाती थी? जमींदार की। फिर आप क्या हो जाते हो? लैंडलेस लेबरर। जब आप लैंडलेस लेबरर हो जाओगे तो आप क्या करोगे? मेरे यहाँ आके काम करोगे। इन रिटर्न मैं आपको पैसा दूं तो ठीक है, वरना मैं आपको क्या दूंगा? थोड़ा सा अनाज दे दूंगा। गो एंड डू द वर्क फॉर मी। स्लेवरी सिस्टम यही तो था। समझ आ रहा है? दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द जमींदारी सिस्टम। और यही था हमारे यहाँ जमींदारी सिस्टम एट दैट पर्टिकुलर पीरियड। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स डोंट हैव मेनी हैंड्स ना, ब्रिटिशर्स के पास हाथ नहीं थे। और इंडियंस के पास अगर ब्रिटिशर्स जाते थे तो ब्रिटिशर्स को वो अच्छे से बात नहीं करेंगे, लड़ाइयां होंगी। तो इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया? गांव में आप में से ही एक को बना दिया जमींदार। अब सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप इन मुझ पे करोगे या इस बंदे पे करोगे? इस पे करोगे। ये बिलोंग्स टू योर रीजन ना। तो इसे आप क्या देते थे? टैक्स देते थे, और ये बंदा मुझे टैक्स देता था। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे? जमींदार। तो ये था जमींदारी सिस्टम। फिर आपने पढ़ा होगा लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे यहाँ हुआ था। कब हुआ था? आफ्टर दी इंडिपेंडेंस। हमें आजादी मिलने के बाद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक आया था, जहां पर बहुत सारी जमीन जिनके पास थी, उन जमीनों को क्या किया गया था? उन लोगों को बांटा गया था जिनके पास जमीन नहीं है। बेसिकली जैसे आप सोकॉल्ड भू माफिया कहते हो, ये उस समय के थे जमींदार, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था आपको पता है? मैनी ऑफ द पीपल व्हाट दे हैव डन, मेरे नाम पे लेट से
1000 एकड़ जमीन है या 2000 एकड़ जमीन है, 10,000 एकड़ जमीन है, तो मैंने अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम पे कर दी, अपने बच्चों के नाम पे कर दी, मेरे इधर जो वर्कर्स थे, मेरे इधर जो मेट्स थे, मेरे इधर जो काम करने वाले लोग थे, लेबर थे, मैंने उनके नाम पे जमीन कर दी, तो गवर्नमेंट को मेरे नाम पे बहुत ज्यादा जमीन दिखेगी? अब नहीं दिखेगी। जैसे ये चीजें 5-10 साल हुए, वापस से पूरी जमीन अपने नाम पे करवा लो। तो आज आप देखते हो कई सारे जमींदार आपको आज भी दिखेंगे जो उस समय भी जमींदार थे और आज भी बहुत सारे जमीन को होल्ड करके रखते हैं। समझ आ रहा है? इन जबलपुर itself there are many people. In other district also you can find इस टाइप के जमींदार हैं, आज भी कल भी थे। समझ आ रहा है? Now, farmer end up getting nothing even after toiling hard for it. Lack of fertilizers, inferior quality of seeds, जिसके लिए HYV seeds आई थी बाद में, ठीक है, and less use of modern technology were also responsible for the murky state of agriculture. Adding fuel on that was the commercialization of it. और ये सारी चीज होने के बाद भी सबसे ज्यादा, और मतलब बोला जाता है ना, जले पे घासलेट और डाल देना, वो बेसिकली क्या कर दिया उनने कमर्शलाइज कर दी फार्मिंग, मतलब वो चीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जिससे क्या हो, इनको प्रॉफिट हो। किनको प्रॉफिट हो? टू द ब्रिटिशर्स अगेन, वही चीज, ये तीन चीजों का स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट विल कम कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमने अभी बढ़ाया वही चीज लिखी हुई है, एक बार देख लेते हैं। द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट वर ऑलवेज इन द नीड ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडिगो, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन एक्सेट्रा। आपको पता है शुगर केन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो शुगर केन गन्ने की खेती सबसे अच्छे से करते हैं वो कौन है? हम लोग इंडियंस। और इंडियंस को लेके गए थे कहां पे? एक देश, उस देश का नाम कोई बताएगा? होमवर्क है बताना उस देश का नाम क्या है जो शुगर केन के लिए हमारे यहाँ से 2 लोग गए थे और वहां पे आज वो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो एज ए लेबर गए थे उस देश में। होमवर्क है आपको, उस देश का नाम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आपको बताऊंगा, ठीक है? शुगर केन के टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग बाय ऑफरिंग हायर प्राइसेस, इंडियन पीजेंट्स वर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ द कमर्शियलाइजिंग क्रॉप इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप। फूड क्रॉप उन्होंने उगाना बंद कर दिया कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट एट द एंड उन्होंने इनसे झूठ बोला और कुछ उनको पैसे ज्यादा नहीं दिए। द एक्सटेंट ऑफ commercial agriculture went so far as to make many peasants purchase their food requirement from the shop in the town. Just now I've told you, मैंने अभी आपको बताया था कि वो कमर्शियलाइज फार्मिंग इस तादाद तक कराते थे, अपने खेतों में आप लगाओ नील, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, कॉटन एंड मेनी मोर थिंग लाइक ओपियम, टी। इससे तुम्हारा पेट भरता है, खाने में आप ये खाते हैं, ये आपने अपने खेत में लगाया है, आपको बहुत कम पैसे मिलते थे, उस पैसे से आप क्या खरीदते थे? wheat, राइस, दिस थिंग। व्हाई? खाना तो आप ये खाओगे, इसको तो आपको खरीदना पड़ेगा, कहां से? बाहर से। और आपको इतने पैसे भी नहीं मिलते थे कि आप साल भर के लिए ये भी खरीद पाओ। समझ आ रहा है? ये बाद में समझ में आया, पहले तो अट्रैक्ट हो गए, लेकिन अब पछताए का जब चिड़िया चुग गई खेत, काम तो खत्म हो गया, ठीक है? द एक्सटेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर वाज लाइक दैट. This fall in the production of food crop was responsible for frequent famine in India during the British days. तुम लोगों को सुना है कि नहीं सुना है? कोलकाता में, कलकत्ता में उस समय ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फेमाइन फैला था। फेमाइन समझते हो क्या होता है? फेमाइन, अकाल, भूखमरी, ठीक है? भूखमरी कब होती है? जब आपके यहाँ अनाज ना हो लोगों को पालने के लिए। अब जब ये उगाओगे तो अनाज, आपको पता है जिस खेत में wherever you are going to cultivate indigo, उसमें आने वाले समय में आप कुछ भी अनाज कल्टीवेट नहीं कर सकते। पता है आपको? वो जमीन क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्टाइल लैंड विल कन्वर्ट इनटू अ बैरन लैंड। दैट टू, जितनी ज्यादा मेहनत आपको ये कल्टीवेट करने में नहीं लगती, उससे डबल ये कल्टीवेट करने में लगती है। समझ आ रहा है? आपने अपनी जमीन को खत्म कर दिया, उसके बाद क्या होगा फाइनली? जब आपके पास जमीन ही नहीं बचेगी तो अनाज उगेगा कहां? जब अनाज उगेगा नहीं तो क्या होगा? फेमाइन होगा ना। लोग ज्यादा है लेकिन उनको पालने के लिए क्या नहीं है? अनाज ही नहीं है। एट दैट टाइम व्हाट विल बी द मेन थिंग विल बी अट्रैक्टेड इन इंडिया, दैट इज फेमाइन। कलकत्ता में करीब 30 से 35 हजार लोग मारे गए थे, एक फेमाइन ऐसा आया था। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? नाउ ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप मतलब यही, इन्हें कैश क्रॉप कहते हैं, इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना कि ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ
फूड क्रॉप इज नोन एज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आपका आता है नीदर द ब्रिटिशर्स नॉट द जमींदार डिड एनीथिंग फॉर द फार्मर्स ऑफ फार्मर और फार्मिंग। फार्मिंग या फार्मर से रिलेटेड ना ही जमींदार ने कुछ सोचा, ना ही ब्रिटिशर्स ने कुछ सोचा। जस्ट आई हैव टोल्ड यू देयर मेन इंटरेस्ट वाज ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस। किसके नाम पे टैक्स लेते थे? ये किससे लेते थे? फार्मर्स इनको टैक्स देते थे, ये इनको टैक्स देते थे, बचा होता था ये रख लेते थे। और उस पर्टिकुलर रीजन का रेवेन्यू सिस्टम पूरा किसके हाथ में? जमींदार के हाथ में। इसी सिस्टम को क्या कहा जाता था? जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम क्या था, समझ में आया? क्या था जमींदारी सिस्टम? एक जमींदार को सारे के सारे रेवेन्यू पावर उस पर्टिकुलर रीजन के दे दिए जाते थे। वहां से टैक्स कलेक्ट करने का पूरा जिम्मा किसे दे दिया जाता था? टू द जमींदार। जमींदार सबसे टैक्स कलेक्ट करेगा। गवर्नमेंट एक फिक्स एक गांव के लिए तय करता था कि इतना टैक्स आपको मुझे देना है। वाइल कलेक्टिंग फ्रॉम द पीजेंट्स, पीजेंट से उसने इतना कलेक्ट किया, उसका इतना पार्ट किसको दे दिया? ब्रिटिशर्स को दे दिया। बाकी किसका? जमींदार। दैट वाज जमींदारी सिस्टम। द मेन इंटरेस्ट वाज ओनली टू कलेक्ट टैक्सेस इवन इन द कंडीशन ऑफ ड्रॉट, फेमाइन और फ्लड। देयर वाज नो मर्सी अपॉन फार्मर्स। आपने देखी होगी इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल भी आपने देखी होगी। वन मूवी वाज देयर नेम्ड लगान। सुने हो? 2 गुना लगान देना पड़ेगा, ऐसे बोलता है अगर मैच हारोगे तो लगान क्या था? लगान टैक्स ही तो था। लगान मूवी में देखा होगा, पिछले कई सालों से क्या नहीं हुई थी? पानी नहीं आया था। पानी नहीं आया था तो सूखा, सूखा मतलब ड्रॉट। वही चीज तो लिखी है, देयर वाज नो मर्सी अपॉन इट। प्रैक्टिकल एग्जांपल, मूवी पिक्चर देखा करो, ठीक है? सिनेमा बहुत अच्छा होता है। फर्दर जॉइंट हैपेंड टू एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द पार्टीशन। फिर उसके बाद पार्टीशन हुआ। पार्टीशन के बाद जो हमारा कल्टीवेटिंग लैंड था वो भी हमसे क्या हो गया? स्प्लिट आउट हो गया। वन इज बांग्लादेश एंड वन इज पाकिस्तान। प्रेजेंट डे बांग्लादेश एंड प्रेजेंट डे पाकिस्तान। उस समय था पाकिस्तान ए एंड पाकिस्तान बी। बांग्लादेश उसका नाम कब पड़ा? वैन पाकिस्तान, अरे राम प्रसाद, पहले उसका नाम था पाकिस्तान बी। 1973 में इसका नाम पड़ गया था क्या? बांग्लादेश। किसने नाम दिया था ये? इंदिरा मैडम ने। उस समय की क्या थी? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, शी गेव द नेम बांग्लादेश टू पाकिस्तान बी, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। कब? 1973 में। ठीक है, हाईली इरिगेटेड लैंड वेंट टू पाकिस्तान। अभी बताया मैंने आपको। Now, on the western front of Punjab, which was rich in the production of wheat just now, before the slide I've told you, and East Pakistan, now Bangladesh, known for the jute cultivation, when divided nation, ठीक है? Thus, Indian jute industry suffered heavily. आज भी हमारे इंडिया में जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो आप जाएंगे जब वेस्टर्न इंडिया, सॉरी ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया मतलब प्रेजेंट डे बांग्लादेश के पहले, जो कि कोलकाता वाला रीजन है, वहीं पे वेस्ट बंगाल में, वहीं पे जूट कल्टीवेट होता है। और जूट का सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता था प्रेजेंट डे बांग्लादेश। बांग्लादेश बिफोर पार्टीशन कौन सी जगह कहलाती थी? उसे हम कहते थे ईस्ट बंगाल। क्या कहते थे? ईस्ट बंगाल। ठीक है, तो कई लोगों से आज भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ट बंगाल कहाँ है, तो लोग बोल देते हैं इंडिया के वेस्ट साइड पे। इंडिया के वेस्ट साइड नहीं है। बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एक था ईस्ट बंगाल और एक था वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल आज की डेट में बोला जाता है उसे बांग्लादेश। क्या कहा जाता है? बांग्लादेश। और वेस्ट बंगाल हमारे यहाँ है, जिसकी कैपिटल क्या है? कलकत्ता। सुने हो? ठीक है, याद रहेगा ना। नाउ in a sense, contribution from agriculture sector to Indian economy was nil at the time of independence. Next आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो व्हाट वाज इंडस्ट्रियल सेक्टर? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट दैट पर्टिकुलर टाइम? तो मैंने आपको पहले ही बताया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ उस समय बहुत ज्यादा सुदृढ़, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज के नाम पे था, दैट वाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। कौन सी इंडस्ट्रीज? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वो होती है जो हाथ से बनाई जाती है चीजें। हाथ से बनाई जाती हैं चीजें, जैसे मटके हुए, साड़ियां हुई, कपड़े हुए, शर्ट्स हुई, कॉटन हुआ, ये सारी चीजें हथकरघा कहलाती है जो हाथ से बनाई जाती हैं। देख लेते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज आल्सो क्राइंग ऑफ फॉर द डेवलपमेंट इन द कॉलोनियल रूल लाइक एग्रीकल्चर। जैसी कंडीशन एग्रीकल्चर की थी, लगभग उसी तरह की कंडीशन कहां पे थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी। ठीक है,
नो इंपॉर्टेंस वॉज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ना एग्रीकल्चर में दे रहे थे ना इंडस्ट्रीज में दे रहे थे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारे यहाँ का डेवलप नहीं था इस समय 18th सेंचुरी में। यू हैव हर्ड इट, 18th सेंचुरी वाज फेमस बिकॉज ऑफ वन मोर थिंग, दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सुने हो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? सुने हो कि नहीं सुने? नहीं बोलोगे? सुने हो? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा कहां पे बूम हुआ था? इट वाज बूम्ड ऑन यूरोपियन कंट्रीज। और वो कंट्री जो जो कहां पे थी, विच वॉज नियर द ओशियन और सी। कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस वाज डन? ये क्यों था, कोई बताएगा? 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसको देखने मिला था यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें भी वो कंट्री जो ओशियन के साइड में थी या जिनके बाजू में ओशियन था या समुद्र थे। बताया क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय मेन ट्रांसपोर्टेशन जो रूट था दैट वाज ओशियन। तो बच्चा कोई भी चीज बनाओगे तो अपने लिए बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे तो बेचोगे। बेचोगे कहाँ? दूसरे देशों में। दूसरे देशों में जाएगा क्यों? कैसे? तो जाएगा कैसे? वाया शिप। तो समुद्र के किनारे बनाओ देश और वहां से क्या करो? एक्सपोर्ट करो और खूब सारा पैसा अर्न करो। दिस इज व्हाट यूरोपियन कंट्रीज हैड डन। ब्रिटिशर्स मतलब कहां के? ब्रिटेन के। ब्रिटेन मतलब यूरोप का एक देश। यूरोप में क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के लिए इंडिया बहुत अच्छी जगह है। इनके साथ बेचने के लिए क्या चाहिए? कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए इंडिया बहुत अच्छी जगह है। लेकिन यहीं पे इंडस्ट्रीज डाल दोगे तो रेवेन्यू कहां से लेके जाओगे? ब्रिटेन नहीं लेके जा पाओगे ना। तो दे हैव फोकस्ड मोर ऑन इंडस्ट्रीज इन देयर कंट्री, नॉट इन इंडिया। तो इंडिया में उन्होंने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है? नो कमर्शियलाइजेशन, नो कमर्शियल मॉडर्न इंडस्ट्रीज बेस वॉज अलाउड टू कम अप। कोई भी यहाँ पे आने भी नहीं देते थे। तो कोई इंडस्ट्री यहाँ पे लगाना चाहता है तो भी नहीं लगाने देंगे। This sector needed modernization, diversification, and increased investment. To see India growing industrially was against British rule. India को इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा देखे, ये ब्रिटिश रूल का एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि कभी भी हम नहीं चाहते दैट इंडिया शुड डेवलप इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। कभी भी यहाँ पे भूल ना हो। इसलिए आपने देखा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्री सेटअप बड़ी नहीं हुई। ब्रिटिश रूल के जस्ट बाद हमारे यहाँ सेक्टर कंट्री नहीं थी। ठीक है? There were two reasons for keeping India away from modern industries. One was keep India reduced to just an exporter of prime raw material, अभी जो बताया, ठीक है? And for the major industries in Britain. And second क्या था? Domestic market of India into a prime consumer. भाई वहां बनाओ, यहाँ पे बेचो और यहीं से कच्चा पदार्थ भी लेके जाओ और वहां पे चीजें बनाओ। कच्चा टेक्सटाइल कॉटन कहां से लेके जाते थे? यहीं पे इंडस्ट्री में जाके शर्ट बना के फिर यहीं पे लेते थे और बेच देते थे, जिसे टाउन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में चलाया था। पढ़े होगे 100 मीटर का गट्ठा, याद है कि नहीं है? पक्का? वो सारी चीजें। ठीक है? एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया कुड हैव वेड डाउन बोथ प्रोस्पेक्ट फॉर इंडिया। द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज, अब इसका मेन कारण क्या था? सबसे पहला, टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी जो वो डालना चाह रहे थे, उसके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर चाहिए था इनको। वो कौन सा था? इंडिया। अगर यहीं पे बनाओगे तो एक्सपोर्ट कौन करेगा? कोई कर पाएगा? नहीं। सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू द मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड, अभी जस्ट पढ़ा। नेक्स्ट, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज लो एज नो हेल्प वाज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू आवर कंट्री। भाई एक डेवलप कंट्री एक दूसरे अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्री को करेगी ना। उस समय हम अंडर डेवलप कंट्री थे, ब्रिटेन वॉज अ डेवलप कंट्री, दिस शुड हेल्प अस, हमको हेल्प नहीं किया। Was being provided to these industries by the colonial government. Colonial government enforced discriminatory tariff policy. What does that mean? Tariff policy जब भी हम बात करते हैं किसकी? टैक्स की। टैक्स कौन से? हाई टैक्स। मैंने कल आपको क्लास में बताया था। क्या बताया था? ब्रिटिश यूएसए ने अभी क्या किया? टैरिफ बढ़ा दिया। सुना था? वो टैरिफ बढ़ाने का मतलब क्या है? टैक्स बढ़ा दिया है। टैक्स बढ़ाने का मेन मोटिव क्या होता है? जब भी आप टैक्स बढ़ाते हो, अगर मैंने अपने देश में टैक्स बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, तो मेरे देश में इंपोर्ट होना खत्म हो जाएगा। क्यों?
कोई बॉटल जो यूएसए में 50 रुपए में बनी है, अगर टैरिफ मैंने हाई कर दिया, वो हमारे देश में 500 रुपए में बिकेगी, कोई खरीदेगा? यहीं पे 400 में कोई दूसरा बना के बेच देगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो टैरिफ बढ़ाने से क्या होता है? इंपोर्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रखना। यही जो टैरिफ बढ़ाने या कम करने की बात है, ये कौन करता है हमारे यहाँ? कौन देखता है सारी चीज? बताएगा? दुनिया में कौन देखता है? एक बॉडी है, एक डिपार्टमेंट है, उसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन रोल होता है ये सारी चीजें देखना कि जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वो क्या करें? टैरिफ बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं कि उनके देश में इंपोर्ट ना हो। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? टैरिफ मतलब टैक्स, WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब आया था? फिर तो पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश, बताना। एंड हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दिस, यही बताओगे। ठीक है, किस कंट्री में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी बताओगे। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, करके रखना, आते हैं पेपर में। ठीक है, ये वाली चीज समझ आना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दीज आर द थिंग व्हिच कम्स इन द एग्जाम। ठीक है, चाहे वो सीयूटी हो, चाहे वो आईपी मेट हो, तो इसके लिए पढ़ते जाना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल नॉलेज में यही पूछेगा। द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अभी बताया था, हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, किसने? इसी चीज ने। द फॉल इन द सप्लाई ऑफ द लोकली मेड गुड क्रिएटेड डिमांड फॉर द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड मच टू देयर एडवांटेज। क्या बोलने का मतलब है? जब आपके यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आप कौन सी चीज खरीदना पसंद करोगे? द थिंग विच यू गेट फ्रॉम ब्रिटेन, द फिनिश्ड गुड। उसकी डिमांड बढ़ गई हमारे देश में, यही तो वो चाहते थे। नेक्स्ट आता है टू मेन ड्रॉबैक ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के दो सबसे बड़े ड्रॉबैक्स। तो सबसे पहला था हमारे पास क्या? द ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी वॉज वेरी स्मॉल। जीडीपी मतलब क्या होता है? मतलब पता होगा? ठीक है, नहीं पता? पता होना चाहिए यार, 12th में आ गए हो। नहीं पसंद तो ऊपर मुंह करो और स्पिट ऑन योरसेल्फ। ठीक है, देयर वाज वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द कंट्री। कंट्री में पब्लिक सेक्टर नाम की चीज ही नहीं थी। बेसिकली जो भी चीज थी वो अपने लिए थी, नॉट फॉर इंडियंस। पब्लिक सेक्टर इन दोज डेज वाज कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे। पब्लिक सेक्टर सिर्फ किसके लिए था? रेलवे। रेलवे भी क्यों बनाया था? अपने लिए। कांडला पोर्ट में कुछ आएगा, कलकत्ता पोर्ट में कुछ आएगा, तो उसे पूरे देश में भेजना है ना, तो उसके लिए क्या है? रेलवेज। फिर क्या है? पावर जनरेशन। फिर क्या है? कम्युनिकेशन। फिर क्या है? पोर्ट्स एंड फ्यू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये सारी चीजों में फायदे किसके हैं? ओनली द ब्रिटिशर्स। मतलब उन्होंने कभी इंडियंस के बारे में नहीं सोचा। आज हम बोलते जरूर है, वी थैंक टू दोस पीपल कि उन्होंने हमारे यहाँ इतना अच्छा रेलवे, इतना अच्छा कम्युनिकेशन, इतना अच्छा पावर जनरेशन, इतने अच्छे पोर्ट बनाए हैं, लेकिन आज हम उसे अच्छा बोलते हैं। एट दैट टाइम उनका बिल्कुल मोटिव नहीं था कि ये चीज हमारे भले के लिए करें। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? सो दीज वर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे। इसके आगे का बामुश्किल वील टेक वन मोर वीडियो, उस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर।